Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 37, that is conditional probability. Last chapter में हमने probability के बारे में पढ़ा था कि what is probability, जो चांस होता है, ठीक है, उसको probability कहते हैं. थोड़ा बहुत हमने probability के बारे में पढ़ लिया. अब इस चैप्टर में हमने 3 टॉपिक्स करने हैं. कंडीशनल probability हमने पढ़नी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ना है और उसके अलावा इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ने हैं. अब इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कंडीशनल probability में प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो हमने कॉम्बिनेटोरिक्स में सारे जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसकी एप्लीकेशन होती है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं उसको हमने कैसे फाइंड करना है. कभी हम वो उसको कॉम्बिनेशन से फाइंड करते हैं, कभी किस मेथड से फाइंड करते हैं, ठीक है. सो सारा जो हमने कॉम्बिनेटोरिक्स में पढ़ा था वो सब कुछ जो है वो प्रोबेबिलिटी में अप्लाई हो रहा है, ठीक है. अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 व्हेन अ डाइस इज़ टॉस्ड. 2 पार्ट्स है इसके. एक तो कह रहे हैं कि जब एक डाइस को हम टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 2 आएगा सिर्फ एक बार टॉस करने से, ठीक है, एक बार टॉस करने से. अच्छा, फिर कह रहे हैं एन इवेंट अपीयर्स ऑन टॉसिंग डाई. अब एक इवन नंबर एन इवन नंबर अपीयर्स ऑन टॉसिंग अ डाई. आप कह रहे हैं कि एक डाइस को टॉस करते हुए एक इवन नंबर आया, ठीक है. अब उसके पार्ट्स देखें. कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ 2 एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ 3. अब इसके ये 2 पार्ट्स है कि डाई पे जो नंबर आया है वो इवन है. इवन मतलब 2 है, 4 है या फिर 6 है, ये इवन नंबर्स है. अभी कह रहे हैं कि 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है और इस हिसाब से इवन नंबर आया है तो उसके हिसाब से 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो पहले तो हम टोटल प्रोबेबिलिटीज़ देख लेते हैं. टोटल सैंपल हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, 6 आएगा. 1 2 3 4 5 6, ठीक है. लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 2. ए को हम कह देते हैं कि वो इवेंट है जिसमें 2 आएगा, ठीक है. सो ए इज़ इक्वल्स टू 2 और नंबर ऑफ़ ए में कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 हो गए, ठीक है. तो नंबर ऑफ़ सेट ए इवेंट ए के नंबर कितने हैं, 1 है. तो ये हो जाएगा फार्मूला में इसको करेंगे एन ऑफ़ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ़ एस इज इक्वल्स टू 1 और 6. तो ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, पी ऑफ़ ए की प्रोबेबिलिटी आ गई है, ठीक है. पी ऑफ 2 अपीयर्स व्हेन अ डाई इज टॉस्ड, या तो ये लिख लें या पी ऑफ़ ए लिख लें, दोनों सेम ही बात है, ठीक. अच्छा, अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं लेट S1 डिनोट द टोटल नंबर ऑफ़ इवन नंबर्स फ्रॉम अ सैम्पल स्पेस. अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है. तो उसकी थोड़ी एप्लीकेशन यहाँ पे हो रही है, उसको देख लेते हैं. हम कह रहे हैं लेट S1 डिनोट द टोटल नंबर ऑफ़ इवन नंबर्स फ्रॉम सैम्पल स्पेस व्हेन अ डाइस इज टॉस्ड. S1 को हम कहते हैं कि वो सारे के सारे इवन नंबर्स जो हैं जो डाई को टॉस करने से आएंगे तो उसको हम S1 से डिनोट करें. तो S1 हमारा S का सबसेट हो गया. S क्या है, S ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है. और S1 क्या हो गया, 2 4 6, ये S1 हो गया, ठीक है. तो नंबर ऑफ़ सैम्पल इन S1 क्या आ गया, 3 आ गया. अब कह रहे हैं लेट बी डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 2 फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ़ इवन नंबर इन बी, ठीक है. बी में 2 आए. कह रहे हैं बी डिनोट दैट इवेंट इज़ गेटिंग अ 2. अब इवेंट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बी के हिसाब से बी में क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है. तो एन ऑफ़ बी क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया, सही है. आप कह रहे हैं पी ऑफ़ 2 अपीयर्स और गिवन दैट द नंबर इज़ इवन, मतलब कि 2 आएगा और हमारे पास गिवन क्या है कि नंबर जो है वो इवन है. अब एक जो वो है, एक इवेंट जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. सो ये हो गया नंबर ऑफ़ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ S1. अब हम इसको S1 से डिवाइड कर रहे हैं, S के एक सबसेट से डिवाइड कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि हमारा जो टोटल इवेंट था वो क्या था, इवन नंबर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है. तो ये हो गया 1/3. इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि अगर डाई को हम डाई को हम रोल करें तो हमारे पास इवन नंबर्स में से 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है. अब कह रहे हैं लेट सी डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 3 इन S1. अब सी को हम कह रहे हैं कि एक इवेंट है जो कि 3 आएगा S1 में, सही है. तो अब S1 में हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 4 6 है. 2 4 6 में तो 3 है ही नहीं, तो सी हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा. नंबर ऑफ़ सी में क्या आएगा, 0, ठीक है. अब P3 अपीयर्स गिवन दैट द नंबर इज़ इवन. अब 3 अपीयर्स कह रहे हैं एंड गिवन दैट द नंबर इज़ इवन. तो पी ऑफ़ सी, हमारी सी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ़ सी में 0 हो गया और जो हमारा सबसेट था वो 3 है, ठीक है. तो 0/3 0. इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ़ 3 अपीयरिंग when the number is even given that the number is even is 0. मतलब कोई 3 की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है. अगर हम कह रहे हैं कि नंबर इवन है, अगर हम कह रहे हैं कि नंबर इवन है
तो उसमें 3 की तो कोई प्रोबेबिलिटी आती नहीं है क्योंकि 3 तो ऑड है, ठीक है। सो ये बात है यहाँ पे। इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशन में तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज दैट एन अर्न कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, एक अर्न में 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं एंड 4 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। एंड अ बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, और एक रैंडमली एक बॉल को सेलेक्ट करते हैं। तो ई बी द इवेंट दैट बॉल इज सेलेक्टेड इज रेड, तो पी ई हमारा क्या हो जाएगा 3/9। ई को हम एक इवेंट कह रहे हैं कि एक बॉल सेलेक्ट किया और वो रेड है, तो ये हो जाएगा 3/9 क्योंकि टोटल बॉल्स कितने हैं 4 है। तो 3/9 प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हमने सेलेक्ट किया है वो रेड होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं एफ बी द इवेंट दैट द बॉल सेलेक्टेड इज़ नॉट वाइट। अब एफ को एक इवेंट कह रहे हैं कि जो बॉल हमने सेलेक्ट किया वो वाइट नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ़ इट इज़ ऑलरेडी नोन दैट द सेलेक्टेड बॉल इज़ नॉट वाइट वुड बी पी ऑफ रेड बॉल सेलेक्टेड, ठीक है, गिवन दैट द सेलेक्टेड बॉल इज़ नॉट वाइट। अब कह रहे हैं कि रेड बॉल सेलेक्ट किया है और हमारे पास गिवन है कि बॉल जो है वो वाइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक एंड द बॉल इज सेलेक्टेड, सपोज दैट अर्न कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 2 बॉल्स, 4 वाइट बॉल्स। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बॉल हमने सेलेक्ट किया वो रेड ही है, ठीक है, सेकंड में कह रहे हैं। तो रेड में कह रहे हैं गिवन पी रेड बॉल इज सिलेक्टेड। अब रेड बॉल सेलेक्ट किया और ये भी हमारे पास गिवन है कि जो भी बॉल्स हमने सेलेक्ट किया उसमें से वाइट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/5। फिर 3/9 से क्या हो जाएगा 3/5, क्योंकि हमने सारे के सारे जो वाइट बॉल्स थे ना, 4 वाइट बॉल जो थे उसको हमने 9 से माइनस कर दिया एज वी काउंट, क्योंकि हम जो है कोई भी वाइट बॉल को नहीं काउंट करें जबकि टोटल 9 बॉल्स हैं, और हम क्या 2 ब्लू और 3 रेड बॉल्स को काउंट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी गिवन हो गया है, ऑलरेडी हमने कह दिया कि जो बॉल है हमारे पास वो वाइट है ही नहीं, ठीक है। सो इसको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं ऑफ ई गिवन एफ। ये एग्जांपल से समझाया है कि दिस इज़ कॉल्ड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ एंड इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ई, ये डैश जो लाइन लगी हुई है एंड एफ, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं दैट ई एंड एफ वी डू इवेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विद पी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, पी ऑफ एफ को 0 नहीं होना चाहिए। द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ डिनोटेड बाय पी गिवन एफ इज़ डिफाइंड एज, अब फार्मूला इसका देख लें, पी ऑफ ई गिवन एफ में है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, ठीक है, ये फार्मूला है। अब कह रहे हैं लेट ए बी इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सच दैट पी ऑफ बी 1/4 है एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 है। अब हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ऑफ ए गिवन एफ, तो इस हिसाब से हम फार्मूला पुट करेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, ठीक है। ये देखें पहले हमारे पास ये जो ए डैश बी है इसका अपने इंटरसेक्शन ले लेना और फिर जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाली वैल्यू उससे डिवाइड करना, ठीक है। तो 2/3 आ जाएगा। अब कह रहे हैं लेट ए बी इवेंट्स पी ऑफ ए 1/2 और पी ऑफ बी 1/3 है, ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, ठीक है। पी ऑफ ए गिवन बी फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट करते तो आंसर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं पी ऑफ बी गिवन ए, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए और नीचे डिवाइड किससे करेंगे पी ऑफ ए से करेंगे, ठीक है। पी ऑफ ए यूनियन बी आपको पता है फार्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और फिर कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और नीचे आ जाएगा पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फार्मूला जो हमने किया था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ, अगर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और नीचे जो है पी ऑफ बी सी आ जाएगा। तो हमने कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला एक पढ़ा था 1 माइनस, अगर हमने पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट हमने लेना है तो ए यूनियन बी से हम उसको हम 1 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी और बी कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा 1 माइनस पी बी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/8 आएगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं फाइंड पी ऑफ बी गिवन ए इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले कह रहे हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या हो जाएगा कि बी इंटरसेक्शन ए, अगर ए बी का सबसेट है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी इंटरसेक्शन ए जो है वो ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा, हम अगर फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा पी ऑफ बी गिवन ए, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ये ऊपर वाली इतनी लंबी लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि व्हेन ए सबसेट ऑफ बी देन बी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल्स टू ए, ठीक है, एंड पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल्स टू पी ऑफ ए, ठीक है, इतना लिख लें। उसके बाद पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए में पी ऑफ ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। तो ये हमारे पास देखें दोनों सेट सेम आ गए, तो ये हो गया 1 के इक्वल, ठीक है। मतलब कि अगर बी गिवन ए हमने फाइंड करना और ए जो है वो बी का सबसेट है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फाइंड बी पी ऑफ बी गिवन ए कंडीशन, प्रोबेबिलिटी हमारी 1 की इक्वल होगी, ठीक है। अब कह रहे हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब बी और ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में सेम है, तो बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एम्प्टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एम्प्टी सेट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट में क्या आता है, ज़ीरो। ज़ीरो को पी ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से ये अगला क्वेश्चन आप लोग देख लें, इतना मुश्किल नहीं है, वही कंडीशन सारी अप्लाई हुई हैं। ये एक मैं करवा देती हूँ। लेट अ पेयर ऑफ डाइस, अगर समझना आया वो क्वेश्चन तो आप फिर पूछ लें, मैं आपको उसको सेपरेट वीडियो में समझा दूँगी। लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी टॉस्ड इफ़ द सम इज़ 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस इज़ 2, ठीक है। कह रहे हैं कि पेयर ऑफ डाइस को हमने टॉस किया, मतलब टोटल हमारे कितने 36 है, ठीक है। द सम इज़ 7, अब सम का कह रहे हैं 7 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस इज़ 2। अब हमने पहले फाइंड करना है कि सम जो है वो 7 है, और दूसरा हमारा सेट क्या है कि जो डाइस है उसमें एक नंबर जो है वो 2 है, ठीक है। तो ई को हम कह देते हैं कि 2 अपेयर्स, तो वो सारे हम लिख लेंगे जहाँ जहाँ पे 2 अपेयर होता है, ठीक है, चाहे वो पहले 2 हो या दूसरा हो, लेकिन डाई में एक बार 2 अपेयर होगा। एफ़ में क्या हो जाएगा, एफ़ में हम वो वाले सारे नंबर्स लिखेंगे जिसको अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास 7 आता है। 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ़ हम लेते हैं क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। पी ऑफ ई गिवन एफ हमने फाइंड करना है, मतलब पी ऑफ ई, अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास ये भी गिवन है कि एक नंबर जो है वो 2 होना चाहिए, लेकिन एक नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन जो उसका सम है वो भी 7 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले पी ऑफ एफ़ करेंगे 6 और 36, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ क्या हो जाएगा 2/36, ठीक है। क्योंकि जो हमने इंटरसेक्शन लिया है इसमें सिर्फ 2 सेट्स ऐसे हैं जिसमें 2 भी अपीयर होता है और जिसका सम भी 7 आता है, ठीक है। 2 कंडीशंस लग गई, एक तो 2 अपीयर होना चाहिए, दूसरा क्या है कि सम जो है वो 7 होना चाहिए। 2 कंडीशंस हो गई, तो इंटरसेक्शन हमने लिया तो 2 सेट्स हमारे पास आ गए, ठीक है, 2 एलिमेंट्स आ गए। तो 2/36, तो प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द डाई इज़ 2, तो हमारा हम क्या लिखेंगे उसको, पी ऑफ ई गिवन एफ़, ई इंटरसेक्शन एफ़ हमारा 2 हो गया, और जो पी ऑफ ई है वो क्या है, पी ऑफ ई है 6/36 से, देखें यहाँ पे हमने फाइंड किया था, पी ऑफ ई 6/36 हो गया, एंड दैट इज़ 1/3, ठीक है। ये नीचे जो है ना, ये पी ऑफ ई नहीं आएगा, पी ऑफ एफ़ आएगा, ठीक है, ये पी ऑफ एफ़ आएगा, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ़ करते हैं तो नीचे जो है वो सेकंड वाली जो वैल्यू होती है ना उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये पी ऑफ एफ़ हो गया 6/36, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाला भी देख लें, अ मैन विजिट्स फैमिली हु हैज़ 2 चिल्ड्रन। अब एक बंदे के 2 बच्चे हैं, और वन इज़ अ बॉय, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ अ बॉय, एक जो है वो बॉय है, वो रूम में आता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी पता है कि द अदर चाइल्ड इज़ आल्सो अ बॉय। अब दूसरा, पहले तो बात इन्होंने कह दी कि आल्सो अ बॉय, दूसरा जो है वो बॉय ज़रूर हो, ठीक है। इफ़ द अदर चाइल्ड इज़ नोन टू बी एल्डर, पहले आप एक कंडीशन दी है कि एल्डर हो, दूसरा का है कि नथिंग इज़ नोन अबाउट द चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम करते हैं कि द सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। अच्छा, यहाँ पे जो पहला वाला लिखा हुआ है इट मीन्स एल्डर वन, ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है ये यंगर की बात हो रही है, ठीक है। बीजी में क्या कहते हैं कि जो बॉय है, फर्स्ट वाले में यंगर को शो करें और सेकंड वाले में एल्डर को शो करें, ठीक है। बीजी जो है यह स्पेसिफाई करे कि बॉय जो है वो यंगर है, गर्ल जो है वो एल्डर है, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी यहाँ पे एक बॉय जो है ये पहला वाला यंगर है, ये दूसरा वाला, पहला वाला यंगर है, दूसरा वाला एल्डर है, ठीक है। इस तरह यहाँ भी पहला वाला जो है वो यंगर है और दूसरा एल्डर है, इस तरह से इन्होंने इसको वो किया है, बनाया है। लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, ए को हम इवेंट कह देते हैं कि दोनों जो चिल्ड्रन हैं वो बॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, बी की आ जाएगी। एंड लेट बी बी द इवेंट दैट द यंगर इज़ अ बॉय, अब बी को हम एक इवेंट करें कि यंगर जो है वो बॉय है, ठीक है।
तो बी के हमारे पास कितने सेट्स आ गए, बी बी एंड बी जी, मतलब या तो एक दोनों बॉयज़ और बॉय यंगर है, या फिर जो है दूसरी गर्ल हो और बॉय जो है इसमें भी यंगर है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, बी बी, यानी कि दोनों को बॉयज़ होना चाहिए, यंगर भी बॉय और एल्डर भी बॉय हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए गिवन बी, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 1/4 ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हमने लिया, देखें ए इंटरसेक्शन बी में एक सेट आता है, तो 4 में से एक प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की इसके हिसाब से, और डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। पी ऑफ बी हमारे पास क्या आता है, पी ऑफ बी देखें इसमें 2 सेट्स हैं, तो ये हो जाएगा 2/4, ठीक है। सो दिस इज़ 1/2। अब सी इवेंट की बात करते हैं। सी में कह रहे हैं कि वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ अ बॉय, ठीक है, एक चिल्ड्रन जो है वो बॉय है, और हमें ये भी कहा हुआ है ठीक है, दूसरे चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या कह रही हैं कि सी बी इवेंट दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ अ बॉय। अब सी में एक इवेंट ले रहे हैं जिसमें एक जो है वो बॉय है, तो ये बी भी हो गया, बी जी हो गया एंड जी भी हो गया, ठीक है। दोनों गर्ल्स की कहीं पे बात ही नहीं हो रही है। तो ए इंटरसेक्शन सी अगर हम अब करेंगे, ये वो ए है हमारा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए, क्योंकि हमने कहा था कि जो दोनों है वो बॉयज़, अगर ए और बी को हम इंटरसेक्शन उसका लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, बी आता है, बी बी आता है, ठीक है। तो क्या होगा, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ पी ऑफ ए गिवन सी, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाई ए सी। ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आता है, 1/4, ठीक है, और दूसरा 1/4/3 और 4 एंड दैट इज़ 1/3। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फार्मूला पहले देख लें। फार्मूला कह रहे हैं कि ये फार्मूला, ठीक है, अच्छा, लेट E and F be two events in the sample space of an experiment, then P of E intersection F is equals to P of E and P of E given F। ये देखें, ये वाला जो फार्मूला हमारे पास था, ठीक है, ये वाला फार्मूला था, इसमें मैंने क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन को इधर छोड़ दिया और ये वाली साइड जो इसको ऊपर ले आए हैं, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला बनाया गया, और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज़ इक्वल टू पी ऑफ ई एंड पी ऑफ एफ गिवन ई, ठीक है। ये दो फार्मूलाज हमारे पास बनते हैं। अगर पी ऑफ एफ है इंटू पी ऑफ ई गिवन एफ, और अगर पी ऑफ ई है तो पी ऑफ एफ गिवन ई होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे E1 E2 EN इवेंट्स के लिए ये कह रहे हैं पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन अप टू EN इज इक्वल टू पी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ E2 गिवन E1 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ E3 गिवन E1 इंटरसेक्शन E2, और इसी तरह से करते जाना है, ठीक है। जब पी ऑफ 3 आ जाएगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर पी ऑफ 4 आएगा तो जो स्टार्ट वाले हैं E1 E2 E3 और ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। अब कहना है लेट ए कंटेन, लेकिन इतना लंबा आता नहीं है, बट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, MCQs में आ सकता है। ए कंटेन 12 आइटम्स ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। ए में 12 आइटम्स जो उसमें 4 जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। अब 3 आइटम्स जो है उसको ड्रॉ किया है एट रैंडम फ्रॉम द लॉट ऑफ वन आफ्टर अनदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर नॉन डिफेक्टिव। अब तीनों जो है वो नॉन डिफेक्टिव की बात हो रही है। टोटल आइटम्स क्या है, 12 है। A1 बी द इवेंट दैट द फर्स्ट आइटम इज़ नॉट डिफेक्टिव। अब हमने 3 आइटम्स निकालने हैं, तो A1 को हम कह रहे हैं कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, A2 में कह रहे हैं कि सेकंड आइटम भी डिफेक्टिव नहीं है, और A3 में कह रहे हैं कि थर्ड आइटम इज़ नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। तो P ऑफ A1 क्या हो जाएगा, 8/12। अब 8/12 क्यों लिखा है, क्योंकि 12 आइटम्स हैं और हमने डिफेक्टिव की बात नहीं की, तो वो 4 डिफेक्टिव को हम उससे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। P ऑफ A1 गिवन A2 गिवन A1 क्या हो जाएगा, 7/11। क्यों, क्योंकि हमने नीचे से भी जो हमारे 12 थे उसमें से भी एक निकाल लिया, और 8 में से भी एक तो हमने ऑलरेडी ले लिया, ठीक है। तो 7/11 हो गया। अब P ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 6/10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने एक और भी ले लिया था, यहाँ से भी एक रिमूव हो गया, यहाँ से भी हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 14 और 55। इंडिपेंडेंस में हम सिंपली आपको बता देती हूँ कि इंडिपेंडेंस इवेंट में ये होता है कि अगर एक इवेंट और दूसरा इवेंट आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसका एक इवेंट का दूसरे पे कोई असर नहीं है, तो उसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, ठीक है। कि ए अकर्स इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय बी। अब देखें, मैं कॉज को 3 दफ़ा टॉस करती हूँ, ठीक है। तो अगर एक बार मेरे पास हेड आया तो वो इंडिपेंडेंट है, दूसरी बार अब मेरे पास हेड आया या टेल आए तो दोनों इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो दैट इज़ P ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू P ऑफ A, मतलब कि P ऑफ A के इक्वल आएगा P ऑफ A गिवन B। इट फॉलोज फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम इसको देखते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ B इंटू P ऑफ A गिवन B, ठीक है।
तो पी ऑफ ए गिवन बी को हमने क्या कह दिया, पी ऑफ ए गिवन बी को हमने पी ऑफ ए कह दिया। तो अगर दोनों जो इवेंट्स हैं हमारे पास वो क्या है आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू पी ऑफ बी गिवन पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए। ठीक है, ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी इसका प्रूफ है छोटा सा, पी ऑफ बी गिवन ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ ए। ठीक है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमने किसके इक्वल कर दिया, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए। पी ऑफ ए और पी ऑफ ए जो है वो कट जाएगा, तो दिस इज़ इक्वल टू पी ऑफ बी। ठीक है, बी गिवन ए होगा तो पी ऑफ बी आएगा, और ए गिवन बी होगा तो क्या आएगा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ए गिवन बी होगा तो पी ऑफ ए आएगा। ये आपने याद रखना है, जो फर्स्ट नंबर है ना उसका वो वाला आएगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल देख लेते हैं, और डिपेंडेंसी इवेंट की डिपेंडेंसी चेक करने के लिए ये वाला एग्जांपल आप कर लीजिएगा, इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये नेक्स्ट थोड़ा सा मैं करवा देती हूँ। एक अब हमने देखना ये है कि एक जो है वो डिपेंडेंट है, पेयर वाइज हमने डिपेंडेंसी इन तीनों की डिपेंडेंसी को हमने क्या करना है, एग्जामाइन करना है, चेक करना है। ठीक है, एक फेयर कॉइन को हमने टॉस किया, ए विद इवेंट दैट द फर्स्ट टॉस इज़ हेड्स, फर्स्ट टॉस में हेड्स है। ठीक है, बी को हमने इवेंट कह दिया कि उसमें सेकंड टॉस में हेड आता है, और सी को हमने इवेंट कर दिया जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स आर टॉस्ड इन अ रो, मतलब एक साथ जो है वो 2 हेड्स आए हैं। ठीक है, तो एस में हम वो सारे लिख लेते हैं जिसमें हम 3 बार टॉस करेंगे और फर्स्ट जो है वो हेड आए और बाकी 2 जो भी आए। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये इतनी प्रोबेबिलिटीज़, इसकी इतने आउटकम्स हमारे पास इवेंट किया गए। अब सेकंड में कह रहे हैं इसमें हमने वो वाले लिखने हैं जिसमें सेकंड वाला जो है वो हेड आता है। ठीक है, तो ये क्या, ये हमारे पास आ गया, सॉरी ये हमारे पास सारे हैं, ये एस है, सॉरी दिस इज़ सैम्पल स्पेस। ठीक है, इसमें सारी जो आउटकम्स है वो हमने लिख ली है। अब सेकंड में हमने वो वाली आउटकम्स लिखी है जिसमें सब में हेड आता है। थर्ड में हमने वो वाली आउटकम्स लिखी है जिसमें सेकंड में हेड आते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड में हेड आ रहा है, ये सेकंड हेड, सारी प्रोबेबिलिटीज़ हमने सेकंड हेड की लिखी। ठीक है, फर्स्ट वाली ए में देखें सारे फर्स्ट वाले जो है वो हेड है, बाकी 2 जो भी हों उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सी में कह रहे हैं कि 2 इन अ रो, 2 हेड्स इन अ रो, तो एक तो या ये हो सकता है कि हेड टेल आए, या फिर टेल जो है टेल हेड आए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी को देख लें, ए इंटरसेक्शन बी करें तो क्या आता है हमारे पास, हेड एंड हेड टेल आता है। ठीक है, और दूसरा देख लें ए इंटरसेक्शन सी अगर हम करेंगे तो हेड टेल आता है, और बी और सी का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे सेट का तो हेड टेल एंड टेल हेड आता है। ठीक है, और अब इसकी हम प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास सैम्पल सेट 8 है, तो पी ऑफ ए में क्या आ जाएगा 4/8, क्योंकि ए में 4 एलिमेंट्स हैं, 4/8 हो जाएगा। पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, वो भी 4/8, क्योंकि बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं। सी में क्या आएगा 2/8, क्योंकि सी में क्या है 2 एलिमेंट्स है। ए इंटरसेक्शन बी को देख लें 2/8, ए इंटरसेक्शन बी जो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 1/8 आएगा, और बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 2/8 आएगा। ठीक है, अब फार्मूला हमने यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी का यूज़ करना है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, कौन सा, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला। ठीक है, और हमने यहाँ पे चेक करना है कि इवेंट जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो पहले पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी जो है उसको इक्वल आना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी के, और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हमने इसके साथ इसको चेक करना होगा। पी ऑफ ए हमारा क्या था 1/2 इंटू पी ऑफ बी क्या था 1/2 इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया, दैट इज़ 1/4। इट मीन्स कि ये जो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी जो इवेंट्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। पी ऑफ ए और पी ऑफ सी में देखें, पी ऑफ ए का हमारा क्या था, प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, पी ऑफ सी की 1/4 थी। ठीक है, अब उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1/8। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है वो भी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, डिपेंड नहीं करते। अब देखें पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी की बात हो रही है, तो 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/8, और हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी क्या था 1/4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि बी और सी जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि बी में जो कंडीशन है सी में वो कह रही हैं कि उसको 2 हेड्स एक रो में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो डिपेंडेंट है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, इसको आप देख लें, वैसे है इजी, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ए हिट्स अ टारगेट 1/3 है, दूसरे का वो है टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2 और 5 है। तो कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट इफ़ ए एंड बी शूट एट द सेम टारगेट। अगर ए और बी एक टारगेट पे शूट करते तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो टारगेट जो है उसको
हिट कर सकते हैं वो, ठीक है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हम वो मल्टीप्लिकेशन वाला इंडिपेंडेंसी वाला लगाएंगे, ठीक है, फार्मूला। और फॉलो इसको करता है पी ऑफ ए यूनियन बी। हमारे पास क्या आता है, पी ऑफ ए, क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला से गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा, मतलब हमारे पास आ जाएगा कि जो भी हम ए और बी शूट कर रहे हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है कि वो टारगेट को लगेगा, ठीक है। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।